Hello everyone, welcome again back on our channel Shed Plus. मैं हूँ आपकी मेंटर अंकिता मैम and we are here for the lecture 3 of structure organization in animals, in which we'll be covering the types of cartilage, muscular tissue, bone, and then in the next lecture we'll start our next topic, that is cockroach. So let's finish the tissue system और उसमें हम लोग जो nervous tissue का part है और कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ, ये वाला पार्ट हम लोग आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में कवर करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में कवर करेंगे। बाकी बोन का बेसिक स्ट्रक्चर, कार्टिलेज का बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। कल हम लोगों ने मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। ठीक है, उसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं। 3 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती थी। कौन कौन सी? कॉन्ड्रोब्लास्ट, साइट्स और क्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी और जो कॉन्ड्रोक्लास्ट थी वो मैक्रोफेज थी। ठीक, और कुछ था इसमें? कॉन्ड्रोब्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होती है? पेरिफेरी पे। आउटर पेरिफेरी बोलना ठीक नहीं है, ठीक है। अगर कहना भी है तो इनर पेरिफेरी बोलना, तो वो ज्यादा अच्छा आंसर। ठीक है, पेरिफेरी हो गया। और साइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लैक्यूना के अंदर, लैक्यूना के अंदर। ठीक है, और चलो टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर से कनेक्टेड है। बेसिकली 3 तरह के कार्टिलेज है। 3 टाइप कौन कौन से? पहला है हाइलिंग कार्टिलेज, दूसरा इज इलास्टिक कार्टिलेज, नहीं तो क्यों होता है ऐसा? और फाइब्रस। पहले कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे हाइलिंग कार्टिलेज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज के लिए एक बेसिक चीज यही है, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इलास्टिक प्रॉपर्टी। और फाइब्रस के नाम पे सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो यही है कि ये स्टिफ होता है और इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। सबसे स्ट्रॉन्ग। फाइबर्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? पहली बार जो हाइलिंग कार्टिलेज होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है, तो इस चीज को लिख लो। ट्रांसलूसेंट क्या होता है सर? मतलब इसमें नमक डाल दे अगर वाइट कलर के ग्लास में और फिर तुम्हें देखूं तो उस वाली चीज होगी, क्लियरली मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, धुंधला धुंधला सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट। फाइबर्स, इसमें कौन से फाइबर होते हैं, कुछ आइडिया? फाइबर्स जैसे ऑब्वियसली बात है कि इसमें कौन से फाइबर होंगे? येलो इलास्टिन। यहाँ पे थिन कोलाजन फाइबर इज प्रेजेंट। यहाँ पे येलो इलास्टिन। और फाइब्रस में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो बट ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा?
व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। बाकी इस टॉपिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम्पल्स, ठीक है, उस पर आते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स हम लोग को हाइलिन कार्टिलेज में याद करना है। इलास्टिक और फाइब्रस के दो एग्जाम्पल्स याद करें, पहले वही लिख देते हैं। फाइब्रस का एग्जाम्पल याद है किसी को? फाइब्रस स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज पूछो। हाँ हाँ ठीक है, और कुछ और कॉमन था जो पूछा जाता है? प्यूबस सिम्फाइसिस, यस। एक और बचा है बस, एक और स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज बोन्स के बीच में प्रेजेंट है कहीं ना कहीं। इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सबसे पहला एग्जाम्पल है प्यूबस सिम्फाइसिस। प्यूबस सिम्फाइसिस क्या है? इलियम इस्चियम प्यूबिस, इस्चियम सबसे नीचे, ठीक है। ऐसे होता है ना स्ट्रक्चर हमारा स्केलेटल बोन का, तो यहाँ पे गैप होता है और बीच में इन दोनों के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जब पार्चुरेशन होता है उसमें हेल्पफुल होता है ये कार्टिलेज सबसे स्ट्रॉन्ग। जब पार्चुरेशन होगा तो ये बोन्स भी दूर दूर जा रही होंगी ना, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे बोन्स भी दूर दूर जा रही होंगी, इसलिए यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। और इससे ये भी पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि फाइब्रस कार्टिलेज में इलास्टिसिटी 0 होती है, थोड़ा तो खिंचता होगा ना वो भी, और वहां पे इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो प्यूबिस सिम्फाइसिस हो गया, और दूसरा हो गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये चीज नाम से पता चल रही है कि क्या है, वर्टिब्रस के बीच में जो डिस्क प्रेजेंट होती है वो फाइब्रस कार्टिलेज की बनी होती है, इलास्टिक। एग्जाम्पल इलास्टिक कार्टिलेज, सामने सामने ये है, ये है, इपिग्लॉटिस है। 3 एग्जाम्पल, टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना, एपिग्लॉटिस। नो, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना और एपिग्लॉटिस, 3 एग्जाम्पल। क्या वो? नहीं, कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेजिनस फ्लैप, ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी में। मस्कुलर वो होता है ऐसे स्फिंक्टर। इसमें आ जाओ। इंपॉर्टेंट है हाइलिन कार्टिलेज सबसे ज्यादा। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले टिप ऑफ नोज हो गया है, तो थोड़ा सा नोज के अंदर जाओगे तो ये जो नेसल सेप्टम है, सबसे पहला एग्जाम्पल ये होगा, नेसल सेप्टम। नेसल सेप्टम से और अंदर जाओगे, एपिग्लॉटिस कर चुके हो, एपिग्लॉटिस के पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड लैर, साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, एग्जैक्टली। लैरिंक्स के बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग, जिसकी वजह से इसोफेगस कोलैप्स नहीं करता है, सी शेप रिंग ऑफ ट्रेकिया। जो हमारी ट्रेकिया है, विंड पाइप, उस पे आगे सी शेप रिंग लगी है, टच करने पे फील भी होती है ये सारी रिंग्स, ये जो चीज है,
ठीक, ये सी शेप्ड ही होती है ऐसे पीछे, क्योंकि ईसोफेगस है, ये ट्रेकिया है, विंड पाइप पीछे ईसोफेगस है, सी इसलिए होती है ताकि ईसोफेगस को पीछे से कोलैप्स ना करे। तो वो जो रिंग्स होती है वो भी हाइलिन कार्टिलेज की बनी है। एक लास्ट एग्जांपल है कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन्स इज कॉल्ड एज, लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनके यहाँ पे कार्टिलेज होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ लिखना ब्रैकेट में कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो धीरे धीरे एज के साथ साथ क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है। ठीक है, इसकी वजह से फीमेल्स में मोस्टली एक बीमारी हो जाती है, क्या कहते हैं, आर्थराइटिस। ठीक है, ये चले कार्टिलेजेस खत्म होने लगते हैं, बोन्स आपस में रगड़ खाने लगती हैं और इसकी वजह से दर्द होता है। बाकी और भी फैक्टर्स हैं आर्थराइटिस के। आर्थराइटिस का मेजर फैक्टर ये नहीं है कि कार्टिलेज खत्म होने लगता है, बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, साइनोवियर फ्लूइड, ये कम होने लगता है। फ्लूइड खत्म हो जाएगा तो कार्टिलेज आ जाएगा सीधे बोन्स के बीच में। पहले बोन्स कार्टिलेज को खत्म करेंगे रगड़ रगड़ के, जब कार्टिलेज खत्म हो जाएगा, जब बोन्स आपस में टच होने लगेंगी तो पेन होगा, और वो पेन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, कोस्टल कार्टिलेज मतलब रिब्स के कार्टिलेज। यहीं पे सिंपल सी बात है, मुझे भी नहीं याद है, लेकिन इलास्टिक होने का कोई मतलब नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट तो है नहीं, तो हाइलिन कार्टिलेज। यहाँ पे लिख लेना कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन। राइट, कोस्टल कार्टिलेज का मतलब होता है, कोस्टल टर्म आया रिब्स से, रिब्स के एंड पे भी कार्टिलेज लगे होते हैं, उसकी बात हो रही थी। तो कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन, हाँ एक्चुअली है, कोस्टल कार्टिलेज भी एग्जाम्पल, तो भी लिख लो। ऊपर लिख देती हूँ, एक और एग्जाम्पल है, ऊपर लिखा है कोस्टल कार्टिलेज के साथ ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रेजेंट ऑन रिब्स, रिब्स के एंड पे प्रेजेंट होते हैं। कोस्टल में ए नहीं होगा, ठीक है, COSTAL, कोस्टल कार्टिलेज। बाद में वेरी लेट, रोज रोज लेट, आज भी लेट हुआ। तुम झगड़ा करती मिट्टी में, कौन दोनों? दो कुत्ते झगड़ा कर रहे थे रास्ते में, फिर क्या हुआ? मतलब लोग आधा घंटा झगड़ा किए लगातार, 15 मिनट तुम लेट थी, 15 मिनट वो सब झगड़ा किए, 15 मिनट झगड़े हैं सब, बहुत लंबा झगड़ा चल गया। दोनों नहीं, ठीक होते हैं वो लोग, नहीं दिखेगा कुछ, ठीक है पूरे। हाँ, कल हम लोग कार्टिलेज पढ़ रहे थे ना, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अब हम लोगों ने पढ़ा टॉपिक टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, कि कितने तरह के कार्टिलेज होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। द फर्स्ट इज हाइलिन कार्टिलेज, सेकंड इज इलास्टिक कार्टिलेज एंड द थर्ड इज फाइब्रस कार्टिलेज। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है, मोस्ट अबंडेंट है। ये ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा धुंधला धुंधला सा आर पार दिखता है। ठीक, उसके बाद इसमें थिन कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, बताइए।
कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड क्लास बायो। तो बोलिए, जल्दी करें और क्या। बीडी से हो गया। तो बाकी सारे एग्जाम्पल्स लिखें कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक बार तुम लेक्चर देख लेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट, फटाफट से आ जाओ। नेक्स्ट आता है बोन। बोन खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। चलो, बोन्स में तीन चीजें होंगी, उसका मैट्रिक्स, उसमें कुछ फाइबर्स, ठीक, और उसमें सेल्स। या फिर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि बोन के पास उसका मैट्रिक्स है और बोन के पास उसकी सेल्स है। मैट्रिक्स जो होता है इसमें मेनली दो तरह का होता है, एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्ट और दूसरा इनऑर्गेनिक पार्ट। कौन सा ज्यादा होता है कुछ? इनऑर्गेनिक, बिल्कुल इनऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट ओनली 30 to 40%, बाकी 60 to 70 इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में इतना होता क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ आयंस, हमें हाइड्रोक्साइड भी होती है। some ions। ऑर्गेनिक पार्ट में आ जाएगा फाइबर्स, प्रोटीन्स, ये दोनों चीजें। इसमें क्या, अगर फाइबर है तो मोस्टली, या मैं कहूंगी 99% कोलेजन फाइबर इज प्रेजेंट। और प्रोटीन, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाई जाती है, क्या नाम है उसका, किसी को याद है? ओसिन प्रोटीन, यस। ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। बोन्स में एक प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन प्रोटीन। वो जो हड्डी देखते हैं हम लोग कार्टून में, जो कुत्ता लेके अपने मुंह में घूमता रहता है, वो ओसिन प्रोटीन की वजह से ही ऐसा करता है, क्योंकि बोन्स में ये प्रोटीन उसको मिलता है, उसको अच्छा लगता है ये। इसमें इनऑर्गेनिक में ध्यान रखोगे कि सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज 80 to 85%। 5% में आयंस और एक्स्ट्रा चीजें पाई जाती हैं, हाइड्रोक्साइड और ये दोनों मिला के 5% होते हैं, और बाकी 10% बचा कार्बोनेट। बेसिकली इसमें याद ये कराना था कि सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक में फाइबर्स आएंगे, ठीक, फाइबर और प्रोटीन। प्रोटीन आएगा ओसिन और फाइबर्स हो जाएंगे मोस्टली कोलाजन। और क्योंकि हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं तो हमको पता है मैट्रिक्स में एक चीज और होती है जो कि ऑर्गेनिक पार्ट में ही आएगी, दैट इज, यानी किसी को याद है? याद ही होगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स पढ़ा था ना हमने, इसी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, अपने लेक्चर नंबर 1। ओसीन इज OSSEIEN। जो एक चीज बची है सेल्स, वो देखते हैं क्या है। ये लिख लो पहले।
यार तुम लोग सब तबीयत का ध्यान रखो, बहुत लॉस हो जाएगा पढ़ाई का, तबीयत खराब हुई तो। गुरुशा का हो चुका है, ध्यान रखना। घर में फंक्शंस वगैरह हैं तुम्हारे ना। मेरी भी तबीयत लगातार खराब है एक हफ्ते से, यकीन नहीं हो रही है। पीसीएम खाई जा रही हो, खाई जा रही हो। हाँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट। अब जो सेल स्टार्टिंग में फ्लूइड बनाती थी वो दोबारा नहीं हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ना ही बाहर से फ्लूइड लेके अंदर डाल सकते हैं वापस। अभी नहीं हुआ है। हो सकता है बायोटेक, क्यों नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी क्या नहीं पॉसिबल कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन उतना डीप अभी हम लोग जा नहीं पाए हैं। जैसे अगर एडिनोसिन डाइअमाइनेज की तुम वो जो स्टडी थी वो पढ़ो तो वो कितनी अच्छी डिस्कवरी थी, तो अगर वो किया जा सकता है तो ये क्यों नहीं है। लेकिन कुछ होगा, कुछ चीजें होंगी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वापस से सेल में वही हमारी बॉडी में वही सेल्स डालना जो फ्लूइड बनाती होंगी, वो कैसे रिएक्ट करेंगी, अभी हमारी बॉडी उसको सपोर्ट करेगी कि नहीं, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में बनी जब हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था। एडीए में, एडीए डिफिशियंसी वाले केस में तो ये था कि इम्यून सिस्टम हमारा हमेशा डेवलप होता रहता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। तो और बच्ची वो 4 साल की थी, वो स्टेज ऐसी होती है लाइफ में, एक बच्ची वाला स्टेज कि अभी चीजें ग्रो कर रही है, आप उसको जिस डायरेक्शन में मोल्ड करोगे उस डायरेक्शन में मोल्ड हो जाएगी। लेकिन फीमेल जो मीनोपॉज हो गया उनका और 50 साल के हो गए ना, हम सोच रहे हैं उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का वो यूज कर रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम भी तो वीक हो जाता है ना, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ठीक है, अच्छा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स 0 होता होगा उसमें, ठीक है, कुछ तो होता ही है। इसलिए हो गया ये। तो सेल्स पे आ जाओ। सेल्स कौन कौन सी होती है, बिल्कुल वैसी है ये जैसी हमारे कार्टिलेज में थी। 3 तरह की सेल्स होंगी, बिल्कुल वही, बस कॉन्डो के साथ क्या हुआ, सिर दुख रहा है, ठीक लो फिर, ऐसे आगे रुक जा रही है, दिक्कत क्या हो। चलो, 3 तरह की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं गुरशा? बिल्कुल वैसी ही है, ऑस्टियोब्लास्ट, साइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अंशिका, तुम्हें याद है कॉन्ड्रोब्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट थी कार्टिलेज में, याद है? नहीं नहीं, कार्टिलेज में प्रेजेंट थी, लेकिन कहाँ पे, जैसे हमने कार्टिलेज बनाया था कल, ये याद है? पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट थी, याद है? वाइस प्रोनोट कहाँ पे प्रेजेंट थी सर? पेरीफेरी। यहाँ पे क्या होगा, इट इज प्रेजेंट एट आउटर एंड इनर, दोनों पेरीफेरी। And these are also present in और ये कौन है, ये तो वो है मैक्रोफेजेस। सबसे पहले मैं इन्हीं के बारे में बताऊंगी। इसमें मैक्रोफेज जो होता है दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट, जो क्या करेगा, बोन का रिजॉर्प्शन, बोन को तोड़ेगा आगे जाके, रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिजॉर्प्शन। लैक्यूना, LACUNAE। जो एक्सट्रोजन होता है
और जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं है यहाँ पे, मैं बस बता रही हूँ कि एस्ट्रोजन ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को रोक के रखता है, ठीक। और एस्ट्रोजन जो हमारे अंदर सिक्रीट होता है वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी मतलब मैक्रोफेजिक एक्टिविटी को रोक के रखता है। जब 50 साल की उम्र में मीनोपॉज आता है फीमेल्स को और एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है बॉडी में, तो क्या होता है उस समय इसके पास बहुत अच्छा मौका होता है अपने आप को ग्रो करने का। और फिर क्या होता है कि इसीलिए मीनोपॉज के बाद जो हड्डियां होती है फीमेल्स की वो कमजोर होने लगती हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम ये चीज की आफ्टर मीनोपॉज, after menopause due to decreased amount of estrogen, due to decreased amount of estrogen osteoclastic activity increases। इसकी वजह से बोन्स पोरस हो जाती है और बीमारी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का नाम सुना है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, जब हम बोन्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, यही होता है कि एस्ट्रोजन कम हो गया 50 साल बाद, एस्ट्रोजन कम होने की वजह से इसकी एक्टिविटी बढ़ गई है और ये क्या करने लगा है, बोन को तोड़ने लगा है अंदर से, और बोन को तोड़ने लगा है ये अंदर से, इसलिए बोन कमजोर हो गई। इसीलिए फीमेल्स अगर 60-70 ईयर्स ऑफ एज में गिरती हैं एक बार तो बहुत प्रोन होती है कि उनकी हड्डियां टूट जाती है, ठीक। बाकी सेम चीज है कि ये दोनों ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेकंड चीज है कि ऑस्टियोब्लास्ट और इमेच्योर सेल्स जो मेच्योर होके ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं कुछ। डन। नहीं लिखा है, लिख लिया। क्या है ये, कनेक्टिव टिश्यू है, कल पढ़ा था डेंस और लूज, मतलब डेंस और लूज पढ़ा था। लूज में क्या था, फाइबर्स कम थे और मैट्रिक्स ज्यादा था, डेंस में फाइबर्स ज्यादा थे और मैट्रिक्स कम था। उसी में दो एग्जाम्पल्स हैं ये, एक डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, ठीक। लूज का हम लोगों ने वो फोटो देख ली थी ना, ठीक है, जिसमें मैक्रोफेज, मास्ट सेल, ये सारी चीजें थी। यहाँ पे देखो एक रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है फाइब्रोब्लास्ट का, एक रेगुलर, और यहाँ पे बहुत इरेगुलर सा अरेंजमेंट है उसी का। ये पिक्चर थोड़ी ज्यादा जूम्ड है, लेकिन जो इसमें फाइबर्स है वैसे हैं इरेगुलरली अरेंज्ड और उसमें रेगुलरली। इसका एग्जाम्पल बता दो। बिल्कुल, टेंडन और लिगामेंट, दो एग्जाम्पल पढ़ा था हम लोगों ने कल। इसका स्किन, ठीक। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने कल कवर किया था। ये स्पेस है लैक्यूना जो उसमें दिखाया नहीं इन्होंने, दिस इज लैक्यूना। बाकी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, सेल्स वगैरह इन लोगों ने प्रॉपर्ली बनाई नहीं है। नीचे वाला स्ट्रक्चर जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ये बोन है। बोन एवास्कुलर नहीं होती है, जैसे कि कौन होता था, कार्टिलेज। ये एवास्कुलर नहीं है, इसमें वेसल्स है, सब कुछ है। सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहाँ पे एक कैनाल होती है जिसका नाम क्या है, हेबर्शियन कैनाल। हेबर्शियन कैनाल क्या है, हेबर्शियन कैनाल एक्चुअली इसमें क्या क्या चीजें होती है सर, इसमें होती हैं वेसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सारी चीजें अंदर। और ये लॉन्गिट्यूडल बोन है, लेट अस सपोज ये मेरी हड्डी है, इसको बीच से तुमने काटा, ये पूरी अंदर हेबर्शियन कैनाल चल रही होगी, ठीक। इसको कट करके बस एक चीज तुम्हें दिखाई जा रही है, यहाँ पे भी एक हेबर्शियन कैनाल होगी जो दिख नहीं रही है। दो हेबर्शियन कैनाल को भी अंदर एक डक्ट कनेक्ट करती है, उसका नाम क्या है, हाँ वेरी गुड,
बोल्ट्जमैन कैनाल। एनसीईआरटी के बारे में कुछ नहीं बताइए यार, लेकिन ये ऐसी चीज है जो पीवाईक्यू में पूछी गई है और ये कहीं नहीं दिया है एनसीईआरटी। बाकी इन दोनों में और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिस पे सवाल बनने हुए, देखो एक चीज ये पूछा है कि वो डाक जो दो हेवेशन कैनाल को कनेक्ट करती है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, बोल्ट्जमैन कैनाल। दूसरी बात, ये दोनों सिर्फ मेमेलियन बोन्स में प्रेजेंट है और कहीं नहीं। तो मतलब इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन बोन। बुक में भी ड्रॉ कर सकते हो, बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है, चाहो तो कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन बोन। बाकी सी, ये जो छोटी छोटी सेल्स दिख रही है, ये जो छोटी छोटी सेल्स दिख रही हैं, ये सारी ऑस्टियोसाइट्स हैं, ठीक। क्योंकि जो ये पेरिफेरी तो प्रेजेंट नहीं है, जो पेरिफेरी में प्रेजेंट होंगी वो ऑस्टियोब्लास्ट होंगी, जो इसने अभी बनाया नहीं, हम बना देते हैं। ऑस्टियोसाइट्स ये सारी सेल्स हैं, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वही उसके लैकिना है। कलर विजिबल नहीं, ये जो छोटे छोटे सेल्स हो गए ये हो गए ऑस्टियोसाइट। और ऑस्टियोसाइट्स के बाहर बाहर जो चीज विजिबल नहीं है दैट इज लैकिना। और लैकिना तो कॉमन है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो सर्कल ये बना हुआ है, सर्कुलर सा सर्कल है नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, किसी को पता है? ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स बनी हुई हैं जिसपे छोटे छोटे ऑस्टियोसाइट्स है और लैकिना है, इनको हम कहते हैं लैमेला। तो अगर क्वेश्चन आता है इसमें बहुत डीप तो लैमेला से आता है, क्योंकि लैमेला सिर्फ और सिर्फ बोन्स में प्रेजेंट है। कार्टिलेज में तो लैकिना भी है, लेकिन यहाँ पे लैमेला प्रेजेंट होती है। हेवेशन कैनाल में मैंने बताया कि वेसल्स भी प्रेजेंट है, नर्व्स भी प्रेजेंट है, इवन लिम्फ भी प्रेजेंट है, लिम्फ वेसल्स, सब कुछ है। और एक्चुअली अंदर नर्व्स और सब कुछ है, बाहर पेरीफेरी पे भी सेल्स हैं। तो जब बोन टूटती है या बोन में कोई चोट लगती है या कुछ होता है, तो बोन की जो ग्रोथ होती है इसी वजह से कार्टिलेज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट होती है। हम कहते हैं ऐसा कि कार्टिलेज की जो ग्रोथ होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, लेकिन बोन की जो ग्रोथ होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। बहुत पहले पढ़ते थे ये। ये सारे जो जितने सेल्स हैं, जो स्टार जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, बीच में ये सारी सेल्स ऑस्टियोसाइट्स हैं, ठीक है। और ये जो स्टार जैसा स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला है, सारे उसके लैकिना है। लैकिना क्या था? एक स्पेस था जिसके अंदर सेल्स होती है, ठीक। और बाकी कंसेंट्रिक रिंग्स आर कॉल्ड एज लैमेला। और वी कैन ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर आल्सो। तुम सेल्स भी बना सकते हो चाहो तो। आउटर और इनर पेरीफेरी पे प्रेजेंट है एक सेल, क्या नाम है उसका वाग्मी? क्या नाम है उसका? ऑस्टियो ब्लास्ट।
यार तुम बहुत जल्दी बना लियो। Done? Okay. Are we done? Corrective tissue is over. Muscular tissue, which is made up of muscle cells, पूरी muscles. मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स हमारी बॉडी का कितना वेट 40 to 50, हाँ 40 to 45 भी लिख सकते हैं। 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट। इज मसल्स हमारा जितना भी वेट है उसमें से 40 से 50% क्या है मसल्स। ठीक, ओरिजिन क्या है बिल्कुल मेसोडर्मल इन ओरिजिन। बाकी एक लाइन लिखो, मसल्स आर या ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड पैरेलली। यार पैरेलल की स्पेलिंग नहीं आ रही है। आगे एक मसल का ऐसे निकालोगे, इसमें पैरेलल बंडल्स हैं फाइबर्स के, और इन फाइबर्स के एकदम अंदर जाओगे तो क्या होगा, इसको हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ठीक, तो पॉइंट नंबर 4 ये लिखो, दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ थिन फाइब्रिल्स। कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उनको, मायोफाइब्रिल्स। पूरी मसल्स को एक एक करके निकाल के उसमें पढ़ेंगे हम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। यहाँ पे बस कुछ चीजें जान लो। मसल्स के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है 3-4, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, एक्सटेंड हो सकती हैं, और एक्साइट हो सकती हैं, और कुछ कंट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, और क्या एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है, चारों का मतलब समझते हैं पहले। देखो, मसल्स हैव some properties like
कुछ प्रॉपर्टीज है मसल्स के पास, जैसे सबसे पहला कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है, सिकुड़ सकती है मतलब। उसके बाद इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स शेप अगेन। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर तुम किसी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वापस अपनी पोजीशन पे भी तो आ जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक, उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब वो खिंच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है और वो खिंच भी सकती है। ऐसा नहीं कि पूरी खिंच जाएंगे जैसे टॉम एंड जेरी में होता है नॉर्मली। एक्सटेंसिबिलिटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब वो एक्साइट हो सकती है बाय न्यूरॉन्स। जैसे एज यूजुअल द सेम एग्जांपल, मुझे अगर यहाँ मच्छर काटता है तो मसल्स में काटा कुछ हुआ, या कुछ भी मसल्स में मुझे फील हुआ, कुछ भी पेन हुआ, तो मसल्स को मेरा नर्वस सिस्टम ये इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से मैं अपना हाथ हटाऊंगी। मतलब न्यूरॉन्स के कंट्रोल में होती है मसल्स, एक्साइट होती है न्यूरॉन्स से, मतलब नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से, और फिर हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। बाकी रूट लेवल पे एक्साइटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है, जब हम लोग नर्वस सिस्टम में कंडक्शन पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है कि यहाँ से क्या सिग्नल आते हैं, कि यहाँ पे न्यूरॉन्स जाके क्या करते हैं सेल्स में कि हम अपना हाथ हटा लेते हैं, वो एक बेसिक रूट लेवल पे हो जाएगा कि वहाँ पे चार्जेस की वजह से, ठीक है, कुछ चीजें होती है, थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं, थोड़ा नहीं जानते हैं, वहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद numbers of muscle is not a very exact information, मेरे अकॉर्डिंग इट्स 639 इन द बॉडी, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जब तुम अलग अलग जगह जाओगे तो तुमको पता चलेगा, कहीं लिखा है 650 अप्रोक्स, कहीं लिखा है 640 अप्रोक्स। ठीक, जो मैंने पढ़ा था वो 639 मसल्स थी, जिनमें से कुछ पेयर्स और कुछ अनपेयर्ड थी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में मसल्स के लिए, वो सिर्फ ये है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन द बॉडी। ठीक है, 3 तरह की मसल्स होती है बॉडी में। कौन कौन सी? कांचा? हाँ, यस, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। बहुत बेसिक डिफरेंसेस है इसमें जो हम लोग जानते हैं। पहली बार एक टर्म आएगा वॉलेंट्री कंट्रोल और इनवॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री कंट्रोल पता है अंशिका? वॉलेंट्री चीजें क्या होती है? जो ब्रेन, वो इनवॉलेंट्री होती है। ठीक, एक्चुअली सब ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन जो वॉलेंट्री चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिस पे हमारा विल है, जैसे मुझे हाथ ऊपर करना है तो ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है, लेकिन हार्ट बीट मेरे कंट्रोल में नहीं है पूरी तरीके से, स्टमक का डाइजेशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, और बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, उनको, उन एक्शंस को हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं, पहली बात स्केलेटल मसल होता क्या है? जो भी स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन्स के पास है, ये मेरी बोन है, ठीक है, तो स्केलेटल मसल, अगर बोन के ऊपर कोई मसल है दैट इज स्केलेटल मसल, और मेरा पैर हो गया, फिंगर्स हो गई, हाथ हो गई, ये सारी स्केलेटल मसल्स में आती है। तो ये सारी कैसे एक्शंस है? मतलब दे आर वॉलेंट्री इन नेचर, वॉलेंट्री मसल्स मेरे कंट्रोल में है ये सब। ये स्मूथ मसल्स एक्चुअली जो हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी, लिवर, ये सारे जो होते हैं या ये किस चीज से बने? स्मूथ मसल से। तो ये सारे मेरे कंट्रोल में नहीं है, अपना काम खुद कर रहे हैं, ब्रेन करवा रहा है, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। और सिमिलरली कार्डियक मसल एक्सक्लूसिवली कहां से आया है? हार्ट से। हार्ट मसल्स आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल, और हार्ट मसल भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है।
तो इनवॉलेंट्री मसल। ठीक, पहली बात। और क्या? फाइबर्स के बारे में हम लोगों ने भी लिखा ना कि मसल्स जो होती हैं, ईच मसल इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड। उस फाइबर्स के अंदर मायोफाइब्रल्स होते हैं और मायोफाइब्रल्स के अंदर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर अगर हम लोग पढ़ें तो एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। कोई भी मसल होती है वो कुछ ऐसी दिखती है अगर, ठीक। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे बीच में कुछ गैप होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। कुछ मसल्स ऐसी होती है जब तुम उसको बहुत दूर से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ पे कुछ खाली खाली सा, इसकी वजह से लाइट लाइट से स्ट्रक्चर दिखेगा दूर से जब बंडल्स देखोगे, और यहाँ पे डार्क। तो बेसिकली क्या होता है, जब तुम दूर से देखते हो तो स्ट्रिप्स या स्ट्राइएशंस दिखते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स। तो यही हम लोग इसी के बेसिस पे एक डिफरेंशिएशन है कि किसमें लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स दिखते हैं, किसमें नहीं दिखते हैं। तो स्केलेटल मसल में क्या होता है, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं या नहीं? यस, स्ट्राइएशन या स्ट्रिप प्रेजेंट, स्ट्राइएशंस present in fibers. Striations are present. यहाँ पे क्या होता है सर, स्मूथ में और कार्डियक में? स्मूथ में नहीं होते हैं और कार्डियक में होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट। यहाँ पे लिख लो, स्ट्राइएशन इज प्रेजेंट इन फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो ये तीनों मसल्स हैं, एक बार का स्ट्रक्चर देख लो। ये स्केलेटल मसल है, ये स्मूथ है और ये कार्डियक है। मैं ये लिखवाने जा रही थी कि जो स्केलेटल मसल होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है, दिख रही हैं। स्मूथ मसल स्पिंडल शेप्ड होती हैं, और कहाँ पढ़ा था हमने स्पिंडल शेप? ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद ये कैसी होती है, सिलेंड्रिकल प्लस ब्रांच, ठीक। देखो इसमें ब्रांचिंग दिख रही है ना, उसमें नहीं दिख रही है ऐसी ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग नहीं है, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद एक चीज देखो, यहाँ पे तुम ये नहीं कह पाओगे कि एक सेल में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यहाँ पे तुम देखो तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है जैसे स्केलेटल मसल में है। तो ये दो पॉइंट जो अभी हम लोगों ने फिगर से देखा, इसको यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज, यहाँ पे फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल and cells are multinucleated. यहाँ पे fibers are spindle shaped and cells are uninucleated. Fibers are cylindrical and branched. And also cells are uninucleated. सर एक बार ये वाली चीज कंफर्म कर देना, ये नहीं, उससे उससे वर्ड्स में
हो गया। कार्डियक मसल में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखनी थी, क्या क्या प्रेजेंट है? yes. लिखो पहले फिर समझते हैं। इसको पहले लिख लो फिर बताते हो। इंटरकैलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट। कार्डियक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है। क्या होती है ये अभी देखते हैं। सेल जंक्शंस प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। स्ट्रक्चरल टिश्यू वाला पोर्शन आज खत्म हो जाएगा। कल तुम लोग का 20 मिनट का ओरल टेस्ट है, ठीक है एवरीवन, बी प्रिपेयर्ड। हो गया। इंटरकैलेटेड डिस्क देखो क्या होती है वो। सारी चीजें इसमें हैं, ठीक है। हम लोगों ने स्ट्राइएशन की बात की थी कि यहाँ पे देखो वो डार्क और लाइट बैंड दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्राइएशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। शेप्स क्लियर है यहाँ से, वो सिलेंड्रिकल है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है, ये स्पिंडल शेप यूनिन्यूक्लिएटेड है, ये सिलेंड्रिकल और मल्टीन्यूक्लिएटेड है। उसके बाद ये देखो ये जंक्शन प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखा है जंक्शन बिटवीन एडिशन सेल, इन्हीं को हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इसका काम क्या है, जैसे ये एक 3D स्ट्रक्चर है, ये जो डिस्क है ये पीछे वाले सेल्स को भी पकड़ के रखी होगी, उससे अटैच्ड होगी, ठीक है। क्या है कि जब हार्ट बीट करता है, ठीक है, सपोज हार्ट कैसे बीट करता है, हार्ट का ऊपर वाला दोनों चैम्बर ये है, नीचे वाला ये ऐसे बीट कर रहा है, फिर ये ऐसे 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 बीट करता रहता है हार्ट। अब क्या होता है कि जब सिग्नल्स आते हैं उसको बीटिंग के लिए, ठीक है, तो एक सेल के पास है, सपोज एक सेल के पास है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा हार्ट एक सेल से बना होगा, ठीक है, लेकिन न्यूरॉन्स तो एक सेल के पास आए होंगे अपना मैसेज लेके। तो इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करते हैं, लेट अस सपोज इसके पास इंटरकैलेटेड डिस्क है, इसके पास न्यूरॉन आया अपना मैसेज लेके, ठीक, और इसने अपना मैसेज ट्रांसफर किया, तो इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करती है, इस मैसेज को सारे सेल्स को ट्रांसफर कर देती है। तो जब कंट्रैक्शन एक सेल में होता है, तो इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू वो सारी सेल्स में स्प्रेड हो जाता है और साथ में एज अ यूनिट पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक। तो क्या काम है इसका, क्या लिखेंगे, वहीं पे लिखते हैं। यहाँ वाले पार्ट में लिखना, हम यहाँ ये लिखेंगे कि इंटरकैलेटेड डिस्क stimulate the neighbor cells also when it get stimulated, helps it. Intercalated disc helps to stimulate the neighbor cells when a cell gets stimulated. एक सेल स्टिमुलेट होती है तो इंटरकैलेटेड डिस्क बगल वाली सेल्स को एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करने में, स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। ओके, एग्जाम्पल सीख लो। स्केलेटल मसल में यूजुअली कवर्स द skeletal system, usually covers the skeletal system। जैसे फॉर एग्जांपल बाइसेप्स मसल है, ये इसको बाइसेप्स कहते हैं, इसको ट्राइसेप्स कहते हैं, ये सब क्या है, ये सब स्केलेटल मसल का एग्जांपल है। स्केलेटल सिस्टम को कवर करती है, स्केलेटल सिस्टम क्या है, बोन्स एंड मसल्स, ठीक, उसको कवर करती है। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, कवर्स द
इंटरनल ऑर्गन्स, हाँ, जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कवर करती हैं। और कार्डियक कहाँ पे आएगा? हार्ट, हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स। यहाँ पे जो टर्म लिखा है यहाँ पे सिस्टम की जगह बोन लिख लो। यूजुअली कवर्स द स्केलेटल बोन। हो गया? टिश्यू वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। नर्वस टिश्यू में आनी पड़ना है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है अपकमिंग इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है, विल स्टार्ट कॉकरोच। दिल थाम के पढ़ना उस टॉपिक को, क्योंकि वो है ही ऐसा टॉपिक, कॉकरोच। कॉकरोच का नाम क्या होता है? ओके